Friends, you are welcome in my YouTube channel Study Zone by ZD Sir. लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर फॉर्मुलेशंस क्या होगी, कोऑर्डिनेट फॉर्मुलेशंस क्या होगी, सदिश और कार्तीय रूप दोनों अपन ने देखे थे। दोनों फॉर्मुलेशंस देखी थी कि फर्स्ट जब आपको एक पॉइंट और एक लाइन दे रखी हो, नेक्स्ट आपको 2 पॉइंट्स दे रखी हो। अब अपन आगे बात करते हैं उन्हीं से रिलेटेड कि हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू गिवन लाइंस। दो रेखाओं के मध्य, पहले आपको रेखा फाइंड आउट करेंगे, फिर अपन उनके मध्य कोण की बात करेंगे। तो जब अपन देखिए अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था दो सदिशों के मध्य कोण, तो अपन ने दो फॉर्मुलेशंस पढ़ी थी, a डॉट b in terms of the magnitude of a, magnitude of b cos theta, and a cross b in terms of the magnitude of a, magnitude of b sin theta n cap। उस टाइम भी मैंने तुम्हें बार बार इस चीज को रिपीट किया था तुम्हारे सामने कि जब भी अपन को एंगल कैलकुलेट करना है तो अपन प्रेफरेंस किसको देनी है, cos थीटा को देनी है, डॉट प्रोडक्ट को देनी है। तो अगेन अब अपन ने देखा कि यदि अपन लाइंस को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब वो अपने आप में क्या बन गए, दो वेक्टर बन गए। और पिछले चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं दो सदिशों के बीच में कोण कैसे ज्ञात करेंगे। वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। यदि आपके पास कहीं भी दो वेक्टर्स दे रखे हैं a और b, तो a डॉट b कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ द a b cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, a b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a b। यदि a और b वेक्टर डिफाइन हो तो वहां पर ने फॉर्मुलेशंस पढ़ा था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फॉर्मुलेशंस पढ़ी थी, बट वहां पर अपन ये नहीं जानते थे कि दे आर टू बी द डायरेक्शन से रेशियोज। वहां पे अपन ने सिर्फ इतना देखा था i j k के कोफिशिएंट्स हैं, उनका स्क्वायर करना है, उनको पहले मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड बाय उनके स्क्वायर का अंडर रूट कर देना है। यहाँ पर अपन को एक नई चीज पता चली कि जो i j के कोफिशिएंट्स हैं वही आपके पास क्या है, डायरेक्शन से रेशियोज है, दिक् अनुपात है। दैट्स व्हाई आपको जब दिक् अनुपात दिए गए तो इसी फॉर्मुलेशंस को अपन a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 को मैं क्या मान सकता हूँ, दो रेखाओं के दिक् अनुपात मान सकता हूँ। यदि मैं इनको LMN की फॉर्म में, क्योंकि जहाँ पे जिक्र किसका आ गया, दिक् अनुपातों का, तो वहां पे अपन क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस दिक् कोसाइन भी अपन को पढ़नी पड़ेगी। तो यदि मैं इनको इस रूप में चेंज करना चाहूँ तो अपन को पता है अलग अलग यदि डिवाइड कर दूं a1 अपॉन दिस, a2 अपॉन दिस, b1 अपॉन दिस, b2 अपॉन दिस, c1 अपॉन ये वाला, c2 अपॉन ये वाला, तो क्या बन जाएगा, पहले से इससे तो क्या बन जाएगा मुझे L1 और दूसरा इससे मुझे क्या मिल जाएगा L2। इसी प्रकार M1 M2 N1 N2। तो बेसिक्स यदि दो सदिशों के बीच में कोण ज्ञात करना है तो दिक् अनुपात और दिक् कोज्याओं के रूप में सूत्र क्या बनेंगे, दिक् अनुपात के रूप में तो सूत्र बनेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बट यही सूत्र दिक् कोज्याओं के रूप में क्या बनेगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इसी को देखिए मैंने वापस इसी से रिलेट किया। दैट्स व्हाई ये कह रहा हूँ कि यदि एक बार आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। Here we are considering the two lines R1 and R2। R1 को अपन ने देखा था इन टर्म्स ऑफ द a प्लस लैम्डा n लिखते थे, दो लाइन से, दैट्स व्हाई फर्स्ट को 1 से, सेकंड को 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। देन द एंगल आपको कैलकुलेट करना है, तो ध्यान देना ये तो दिए गए पॉइंट्स थे, एग्जैक्टली ये जो लाइंस है R1 और R2, these are to be the parallel lines of the M1 और M2। तो इन दोनों के मध्य जितना कोण होगा वही कोण R1 और R2 के मध्य होगा। तो ध्यान देना मैंने यहाँ पे R1 R2 को सॉल्व नहीं किया है, किसको सॉल्व किया है, M1 और M2 को सॉल्व कर लिया गया है। क्योंकि यदि किन्हीं दो रेखाओं के मध्य कोण आपको दिया गया है तो उन दोनों के समांतर रेखाओं के मध्य भी कोण वही होगा। cos थीटा M1 डॉट M2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ M1 मैग्नीट्यूड ऑफ M2। सेम वही, वहां पर अपन ने a और b को माना था, यहाँ पे अपन ने M1 और M2 को मान लिया इन टर्म्स ऑफ द a1i b1j c1 के, a2i b2j c2 के। अब यदि आपको एंगल कैलकुलेट करना है तो वही फॉर्मुलेशन मिल जाएगी। यदि मेरे को M1 और M2 के दिक् कोज्याएं दी गई है, डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 M1 L2 M2 N2 की फॉर्म में, तो या फिर अपन यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइन में चेंज कर ले तो मेरे पास cos थीटा की फॉर्मुलेशन क्या आ जाएगी, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो ये तो रहा अपना बेसिक पार्ट। अब अपन इसकी कुछ कंडीशंस की बात करेंगे कि पैरेलल की कंडीशंस क्या होगी और परपेंडिकुलर की कंडीशंस क्या होगी। वहां से भी कई बार आपके पास क्वेश्चंस बन जाते हैं, एग्जैक्टली सेम फॉर्मुलेशंस है
जो अपन ने सदिश में देखा था। याद कीजिए सदिश में पैरेलल की फॉर्मुलेशंस कितनी आती थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। बस वहां पर अपन को नहीं पता था कि ये दिक् अनुपात है। अब यदि दिक् अनुपातों को समझे तो भी एक फॉर्मुलेशन बनेगी, इसको मैं दिक् कोसाइन से रिलेट कर दूं तो देखिए मेरे पास फॉर्मुलेशंस क्या बना, cos थीटा इक्वल टू a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 डिवाइड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। फर्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, पैरेलल की। पैरेलल की बात कर रहे हैं मतलब अपन समांतर या पैरेलल कंडीशंस की। तो थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस कितना बनेगा आपके पास 0 डिग्री, दैट्स व्हाई cos 0 किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 1। और जब अपन सिंपलीफाई करेंगे तो वी आर गेटिंग आउट द सेम फॉर्मुलेशंस, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये फॉर्मुलेशंस कब काम में लेनी है, जब अपन को लाइन के क्या गिवन्स होंगे, दिक् अनुपात गिवन होंगे, डायरेक्शंस रेशियोज गिवन होंगे। यदि आपके पास डायरेक्शंस रेशियोज की जगह डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो तो ये नहीं कि पहले अपन डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करें। वी आर हैविंग द डायरेक्ट फॉर्मुलेशंस L1/L2 इक्वल टू M1/M2 इक्वल टू N1/N2। इसका मतलब कोई भी दो रेखाओं के दिक् अनुपात आपको दे दे और फिर पूछ ले कि सिद्ध कीजिए कि ये समांतर है, दे आर टू बी पैरेलल, देन आपको यदि उनके L1L2 M1M2 N1N2 के रेशियोज समान है तो वो क्या होंगी, आपके पास से पैरेलल लाइंस होंगी। नेक्स्ट द परपेंडिकुलर कंडीशंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम भी जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने यही बताया था cos थीटा एग्जैक्टली या फिर a डॉट b आपको किसके लिए ज्यादा यूजफुल है, a परपेंडिकुलर टू b। जब आपको पैरेलल के केस में तो अपन क्या करते थे, a क्रॉस b को 0 करते थे, वो ज्यादा हेल्पफुल होता था। लंबवत के केस की बात करें, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 कितना हुआ, इट इज टू बी इक्वल टू 0। इट मींस द एंटायर फॉर्मुलेशन इज टू बी इक्वेटेड बाय 0। तो ये वाला जो हर भाग है वो 0 से गुणा होके 0 हो गया, आपके पास क्या बचेगा, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल टू 0। देन यदि L1L2 की टर्म्स में लिखें तो अपन लिखेंगे L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वैल्यूज आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेंगी, परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेंगी। अब अपन इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि कई बार आपको एंगल पूछ लेता है या फिर कई बार मोस्ट कॉमनली जब भी क्वेश्चंस पूछता है तो मैंने उस टाइम भी बताया था कि वेक्टर्स के परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल के केस से रिलेटेड पूछता है। ज्यादातर परपेंडिकुलर पूछता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मुलेशंस को कुछ क्वेश्चंस में चेंज किया गया है। लाइक कि मैं यदि एग्जांपल्स की बात करूं, सपोज यहाँ पे आपने दो एग्जांपल्स लिए इन टर्म्स ऑफ द M1 M2 लाइंस गिवन है, या फिर अपन R1 R2 भी इसको अज्यूम कर सकते हैं। फॉर्मुलेशंस इस टर्म्स में 2i माइनस 3j प्लस k, नेक्स्ट आपको गिवन है 3i माइनस 2j माइनस k। अब आपसे या तो ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच में cos थीटा कितना होगा। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन से अपन लास्ट एक्सरसाइज में भी सॉल्व कर चुके हैं कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो यहाँ पर मैं इनमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा। हो सकता है यदि क्वेश्चन में आपको ये गिवन हो कि M1 A2 B2 C2 ये है और A1 B1 C1 ये है, तो भी आप इस फॉर्मुलेशन से डायरेक्ट कर सकते थे। L1 L2 L3 दे रखा होता तो भी डायरेक्ट कर सकते थे। बट ये थर्ड टाइप ऑफ द क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, जो है कहीं ना कहीं आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, किससे, जो अपन ने बेसिक वेक्टर फॉर्मुलेशंस में पढ़ा था। यहाँ पर मैंने एक और कंसीडर कर लिया, M3 इक्वल टू AI कैप प्लस BJ कैप प्लस C कैप। नाउ अब आपसे पूछ लेता है इफ दे आर टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब M1 M2 M3 तीनों आपस में लंबवत हैं, तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब अब आपके पास या तो A1 M1 M2 M3 या फिर यूं कह देगा कि दी गई तीन रेखाएं जिनके समीकरण इस प्रकार है, ये आपस में लंबवत हैं, तो इसके लिए ABC का मान ज्ञात कीजिए। आपको कैलकुलेट क्या करना है, A B and C। तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, अपन कंडीशंस लेते हैं M1 डॉट M2 इक्वल टू 0 बिकॉज दे आर टू बी परपेंडिकुलर। अब ये फॉर्मुलेशंस तो अपन को लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास डेटा के अकॉर्डिंग M1 एंड M3 परपेंडिकुलर है तो इक्वल टू 0 होगा, या फिर कंडीशंस में क्या बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर में, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2
इक्वल टू 0। वैल्यूज को पुटअप करते हैं, आपके पास फॉर्मुलेशंस कितनी बनेगी, a इंटू 2, 2a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अब आपके पास फॉर्मुलेशंस किसको करें, m2 डॉट m3 को 0 कर दे, तो यहां से आपके पास इक्वेशन कितनी बनेगी, 3a माइनस 2b माइनस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है। हो सकता था इसी क्वेश्चन में चेंज क्या कर देता कि आपको गिवन होता m1 वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस az प्लस k, m2 में आपको गिवन होता bi प्लस माइनस j प्लस k, और m3 में आपको गिवन होता 2i कैप माइनस प्लस j कैप माइनस c k कैप। और अब आपसे पूछ लेता एबीसी की फॉर्मुलेशंस कैसे सॉल्व करोगे, तो अपन कैसे करते, कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल्स के फॉर्म में आपके पास इक्वेशंस आएंगी, और फिर अपन 9th क्लास में पढ़ते आए कि हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, तो वहीं से आपको इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इस फॉर्मुलेशंस में क्या करेंगे, इफ m1 m2 m3 आर टू बी परपेंडिकुलर, देन फर्स्ट अपन क्या सॉल्व करेंगे, m1 परपेंडिकुलर टू m2, m1 और m2 परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा, इट मींस 2b माइनस और माइनस प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अपन सॉल्व करेंगे m1 डॉट m3 इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करेंगे m1 और m3 को, तो कितना मिलेगा आपके पास, 4 माइनस a माइनस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड अपन सॉल्व करेंगे m2 डॉट m3, m2 और m3 को सॉल्व करेंगे 2 इंटू b, इट्स 2b माइनस 1 माइनस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन नंबर 1 2 3 को अपन सिंप्लीफाई करेंगे और अपन इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इक्वेशंस क्या बनी आपके पास, a प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनी, माइनस a माइनस c, तो माइनस को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, a प्लस सी माइनस 4 इक्वल टू 0, सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फॉर्मुलेशन बन गई। नेक्स्ट 2b माइनस सी माइनस 1 इक्वल टू 0, रीअरेंज करूँ तो a प्लस 2b प्लस 0c इक्वल टू माइनस 1, देन इट इज टू बी a प्लस 0b प्लस c इक्वल टू माइनस 4, और इसको रीअरेंज करो तो क्या फॉर्मुलेशन मिलेगा, 0a प्लस 2b माइनस c इक्वल टू 1। अब अपन किसी भी एक मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो किन्हीं भी दो को सॉल्व करके एक वेरिएबल की वैल्यू पुटअप करें, या फिर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो a अपॉन फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी आपके पास, जब आप सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं तो a की वैल्यूज के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, तो किन्हीं भी दो इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर उनसे आपके पास कोई एक वैल्यूज मिल जाएगी। इधर देखिए c नहीं था, इधर b नहीं था, इन दोनों में a है, ओके, इधर आपके पास b और c है, इधर आपके पास a और c है, कहीं वैल्यूज पुटअप करके करनी पड़ेगी। या फिर a के रेस्पेक्ट में मैं इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करूं तो क्या फॉर्मुलेशन मिलेगी, 2 0 0 1, ये फॉर्मुलेशन इक्वल टू b अपॉन b की फॉर्मुलेशंस में क्या मिलेगी, बट द कोफिशिएंट्स आपके पास क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो आपको इसी प्रकार इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। आफ्टर दैट आप क्या मिल जाएगा, आपको a b और c की वैल्यूज